चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। मेरा स्क्रीन शेयर हो पा रहा है आप लोगों से? यस सर। ठीक है। तो आज जो हम प्यारे बच्चों बात करेंगे वो हम बात करेंगे नॉइज पॉल्यूशन की, हम लोग बात करेंगे। ठीक है भाई। तो देखिए, पॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि वैसे सभी तरह के जो नॉर्मल हमारा एक रेंज होता है, उसमें किसी भी तरह का कॉन्टेमिनेशन हो जाना, किसी भी तरह का मिक्सिंग हो जाना, जिससे कि जो हमारा हेल्थ है उस पर बुरा प्रभाव पड़े, तो उसी को जो है हम पॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे अगर एयर का जो क्वालिटी है, अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस आता है तो उसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। अगर पानी के अंदर जो उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उसमें कुछ गलत चीजें होती हैं तो उसे हम बोल देते हैं आपका वाटर पॉल्यूशन। एंड सेम वे जो है हम बात करेंगे जब नॉइज पॉल्यूशन की, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं भाई कि ये जो नॉइज होता है ये होता तो साउंड में ही है ना, साउंड में होता है। अब ये साउंड क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, साउंड क्या होता है प्यारे बच्चों। तो साउंड को अगर आपको समझना हो कि व्हाट इज साउंड, तो साउंड में जो हम बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि ये एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना। अ वाइब्रेशन, अ वाइब्रेशन दैट propagate that propagate as an audible wave of pressure through a medium, through a medium जिसको हम गैस, लिक्विड या सॉलिड भी कह सकते हैं। तो क्या है भाई साउंड? भाई एक कंपन है जो आपका गैस, तरल, ठोस जैसे माध्यम के दबाव में सब श्रव्य तरंग के रूप में फैलता है। मतलब ये वाइब्रेशन को हम सुन सकते हैं। जिस वाइब्रेशन को हम सुन सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। ठीक है भाई। साउंड क्या है? एक वाइब्रेशन है, आपको बस इतना समझना है। अब क्या होता है कि ये लाउडनेस क्या होता है, जिसको कि हम साउंड की इंटेंसिटी बोलते हैं। कई सारे ऐसे साउंड होते हैं जो हमें बहुत पसंद आते हैं, और कई सारे ऐसे भी साउंड होते हैं जो हमारे कानों को बहुत चुभते हैं। ठीक है ना। कई बार अगर आप कहीं डीजे वीजे पे जाइएगा तो ऐसा होता है, टींग करके एक आवाज निकलता है आपका। जैसे कभी कई बार मान लीजिए कि आपने गाड़ी चलाते हो, कार बार, और गेट आपने प्रॉपरली बंद नहीं किया, तो एक साउंड क्रिएट होता है, जो साउंड जो है बहुत ज्यादा आपको परेशान कर देता है। जब तक आप गेट नहीं बंद करोगे तब तक वो आपको परेशान करता है। तो इंटेंसिटी जो होता है वो लाउडनेस ऑफ जो आपका एम्पलीट्यूड होता है किसी भी साउंड वेव का, मतलब उससे हम पता करते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। तो जो एम्पलीट्यूड होता है उससे हम लाउडनेस को पता करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कस के हेलो, तो इसका क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। जो एम्पलीट्यूड को हम मेजर करते हैं प्यारे बच्चों, उसका एक साउंड होता है, उसको हम बोलते हैं डीबी, डेसिबल। तो डेसिबल में इसको हम पता करते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगर डेसिबल ज्यादा होगा तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जो हमारे इंसान के कान होते हैं प्यारे बच्चों, वो जो होता है आपका 0 dB से लेकर के 120 से 140 dB तक के साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। उसके बाद हम साउंड को नहीं सुन सकते। ठीक है, तो ये होता है आपका साउंड। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। साउंड यस वेव सर। का, साउंड वेव क्या होता है कि इस तरह का आपका वेव होता है, इस तरह का, ऐसे। ठीक है भाई। ये जो इतना आपका है, इसी को हम कह देते हैं आपका एम्पलीट्यूड।
ठीक है ना, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड होता है। और एक इस तरह का होगा आपका। तो देखिए इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ये आवाज तेज होगा, इसका एम्पलीट्यूड कम है, ये जो हाइट होता है इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसका एम्पलीट्यूड कम है तो इसका क्या हो जाएगा भाई, साउंड कम हो जाएगा। बस यही बात होती है साउंड वेव की। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि डेसिबल की अपनी एक क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, तो उसको हम विशेष बात करेंगे, अभी बस हम सीधा सीधा इतना ही समझ लेते हैं कि कैसे क्या करना है। तो देखिए भाई, साउंड वेव स्पेक्ट्रम एंड मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, इसमें नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन रूल्स जो होते हैं 2000, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिजन एंड फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, सॉइल पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है। तो नॉइज पोल्यूशन को अगर आपको समझना है तो कहते हैं नॉइज पोल्यूशन इज जनरली डिफाइंड एज अ रेगुलर एक्सपोजर टू एलिवेटेड साउंड लेवल दैट मे लीड टू एडवर्स इफेक्ट इन ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है कि जो साउंड का लेवल है वो एलिवेटेड लेवल, मतलब रेगुलरली अगर आप ऐसे साउंड को सुन रहे हो जिसका कि लेवल जो है एलिवेटेड है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आती है। अकॉर्डिंग टू WHO, साउंड लेवल लेस देन 70 dB आर नॉट डैमेजिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर 70 डेसिबल से कम का साउंड है तो वो आपके ह्यूमन को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को परेशान नहीं करता, प्रॉब्लम नहीं करता, रिगार्डलेस हाउ लॉन्ग और कंसिस्टेंट द एक्सपोजर। तो 70 डीबी से कम के साउंड को अगर आप सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है ना, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट एक्सपोजर फॉर मोर देन 8 आवर्स टू अ कांस्टेंट नॉइज बियॉन्ड 85 डीबी, तो अगर आज 85 डीबी से ज्यादा के साउंड को अगर कंटिन्यूअसली आप 8 घंटा से सुन रहे हैं या 8 से ज्यादा घंटा से, तो ये आपको हजार्डस मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। If you work 8 hours daily in close proximity to a busy road or a highway, you are very likely to expose to a traffic noise pollution around 85 dB। तो अगर किसी रोड के किनारे आप काम करते हैं तो हो सकता है कि आप जो हो 85 डीबी के साउंड से क्या हो रहे हो, एक्सपोज हो रहे हो, जिससे कि प्रॉब्लम आपका आ सकता है। ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं आपके नॉइज पोल्यूशन से। तो देखिए सबसे पहला जो रोग होता है वो होता है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इन दिस केस द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन कॉज्ड एलिवेटेड ब्लड लेवल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। कई बार अगर कोई आके आपके कान में चिल्लाएगा तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है नॉइज पोल्यूशन से होता है हाइपरटेंशन। दूसरा होता है हियरिंग लॉसेस। ये क्या होता है, कैन बी डायरेक्टली कॉज बाय नॉइज पोल्यूशन वेदर लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक इन योर हेडफोन और बीइंग एक्सपोज टू लाउड ड्रिलिंग नॉइज एट वर्क। तो कई बार होता है ना कि घर में आपका जो ड्रिलिंग करते हैं तो उसका भी आवाज बहुत खतरनाक होता है। और इवन जो होता है कई बार आप हेडफोन लगा करके कान में जो सुनते रहते हैं उससे भी कई सारी समस्याएं आपको मन में आते रहती है। ठीक है ना। हैवी एयर और लैंड ट्रैफिक, मतलब कई बार क्या होता है ना कि एरोप्लेन से भी, जैसे कई बार आप एरोप्लेन में बैठिएगा ना तो खास करके लैंडिंग के टाइम पे ना कान में बहुत ज्यादा पेन होता है। जैसे मेरे कान में तो होता है, पता नहीं आप लोगों का होता है कि नहीं होता। किसी ने एक्सपीरियंस किया है कान में पेन? यस सर, बच्चों को ज्यादा होता है। तो मैं भी तो बच्चा ही हूँ इसलिए ठीक है। ओके डन। तो ये हो गया आपका, दर्द होता है आपका लैंड ट्रैफिक में। सेपरेट इंसिडेंट इन विच नॉइज लेवल रीचेस डेंजरस इंटरवल सच एज 140 डीबी फॉर एडल्ट एंड 120 डीबी फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चे का जो साउंड है 120 डीबी से ज्यादा अगर बच्चे साउंड सुन रहे हैं तो डेंजरस है, और बड़े 140 डीबी सुन रहे हैं तो बड़ा है। स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, ये क्या होता है, caused by the constant air or land traffic at night. They are serious condition in that they can affect the everyday performance and lead the serious disease. तो स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण भी बहुत सारे रोग आपको हो सकते हैं। इवन जो होता है वेरियस कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन, इसमें आपका एलिवेटेड जो ब्लड प्रेशर होता है नॉइज पोल्यूशन का ड्यूरिंग नाइट कैन लीड द वेरियस कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड रोग भी हो जाता है,
dementia isn't necessarily caused by noise pollution, but onset can be favored or compounded by the noise pollution. तो डिमेंशिया हालांकि होता नहीं है नॉइज पोल्यूशन से। डिमेंशिया का मतलब होता है छोटी छोटी बातों को भूल जाना, ठीक है ना, ये बूढ़ों के अंदर ज्यादा होता है। तो हालांकि होता तो नहीं है, लेकिन अगर है तो इसको बढ़ा जरूर, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शंस एंड नॉइज annoyance is the fact of recognized blame for an emotional reaction that can have immediate effect. तो क्या होता है ना प्यारे बच्चों, कई बार कोई अगर चिल्ला के बात करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है जल्दी से। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, यह भी जो है आपके नॉइज पोल्यूशन से हो सकता है। तो पहला क्या होगा नॉइज पोल्यूशन से? हाइपरटेंशन होगा। दूसरा क्या होगा? हियरिंग लॉस होगा। तीसरा क्या होगा? स्लीप डिस्टर्बेंसेस होंगी। और चौथा क्या होगा भाई? आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आ जाएंगे और साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। अब क्या होता है कि डेसिबल का जो है स्केल होता है, ठीक है भाई। जैसे देखिए क्या है कि जो बिल्कुल ये कम होता है, 40 dB से कम का, अगर शांत रूम में रहिएगा ना तो 30 dB का आपका नॉइज रहता है, ठीक है ना। बेहोश भी अगर आप हो जाओगे तो 20 dB का है, ठीक है। बिल्कुल शांत रहोगे, हियरिंग थ्रेशोल्ड यहाँ, ठीक है। अगर ट्रैफिक लाइट, आप लाइट ट्रैफिक में, हल्के से ट्रैफिक में, तो मॉडरेट 50 dB का साउंड होता है। बिजी स्ट्रीट थ्रू द ओपन विंडो में हो, अगर मतलब स्ट्रीट बिजी है और खिड़की खुला है तो 60, ठीक है ना। नियर मोटरवे, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी चल रहा है तो वहां पे 70 dB होता है। अगर कोई रोड बहुत बिजी है तो 80 होगा। ट्रक या मोटरसाइकिल चलता है तो 90 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है। कार का जो हॉर्न होता है 110 डेसिबल का होता है। और एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ करता है तो 120 dB का जो है आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये डेसिबल का रेंज समझ लीजिएगा। एरोप्लेन वाला सबसे ज्यादा होता है, ठीक है भाई। एरोप्लेन में सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं। क्लियर है और भाई? ये फेंट का क्या मतलब है? फेंट फेंट मतलब? फेंट मतलब होता है बेहोश होना, और क्या। नहीं, तो मतलब 20 के डेसिबल पे रहा तो बे हो जाएगा। फेंट मतलब वही होता है, नॉर्मली बेहोश होना ही होता है। बाकी किसी को और पता है तो बताइए मेरे को। फेंट मतलब यही होता है कि देखने सुनने आदि में अस्पष्ट, used about the things that you can see, hear, feel, etc., not strong or clear। मतलब कुछ चीज आप सुन नहीं पा रहे हैं, या मूर्छित होना है, दुर्बल होना, ऐसा होता है। रुकिए मैं पूछता हूँ चैट जीपीटी क्या बताता है। हाँ, वो ये बोलना चाहती कि फेंट आवाज आती है, बहुत कम आवाज आती है, एकदम फेंट आवाज। ओके ओके, समझा। हम्म, चलिए। वेरी लो इंटेंसिटी के साउंड को हम फेंट बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए डन। तो ये डेसिबल का स्केल है। नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है आपका वो यहाँ पे दिया हुआ है। इस एक्ट में जो बात की जा रही है वो कहा जाता है क्या भाई, कि देखिए भाई, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड रिस्पेक्ट टू द नॉइज। तो देखिए, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है जिसका कोड ए कहा गया है, तो डे टाइम में 75 dB जो है साउंड होना चाहिए, और नाइट टाइम में 70 dB होना चाहिए। इसी तरह अगर ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप पर केस हो जाएगा, समझ रहे हैं भाई। हालांकि ये फॉलो नहीं होता, ठीक है ना, शहर में ज्यादा फॉलो होता है। शहर में जो डीजे वीजे बजते हैं ना, उसको रात के 10 बजे के पहले बंद कर देना, नहीं तो बात नहीं चलती। अगर कोई कॉमर्शियल एरिया है, मतलब बाजार है, तो कॉमर्शियल एरिया में क्या होगा भाई, 65 जो है डे टाइम में 65 dB होना चाहिए, और नाइट टाइम में 55 dB होना चाहिए। अगर कोई रेसिडेंशियल एरिया है जहां पर लोग रहते हैं, तो 55 dB का साउंड होना चाहिए, और नाइट टाइम में 45 dB का।
अगर कोई साइलेंस जोन है तो वहां पे 50 डिग्री डे टाइम में और 40 डिग्री नाइट टाइम में। तो इस तरीके से जो है चीजें आपको समझनी पड़ती है। ठीक है भाई, तो ये जो है रेंज बता दिया गया, कैटेगरी है। ए कैटेगरी में इंडस्ट्रियल आता है। आईसीआरएस ट्रिक से याद कर सकते हैं, आईसीआरएस, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल एंड साइलेंस। इंडस्ट्रियल में आपका हो गया डे टाइम में 75, नाइट टाइम में 70। कॉमर्शियल में डे टाइम में 65, नाइट टाइम में 55। रेसिडेंशियल में 55, 45। साइलेंस जोन में 50 एंड 40। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती है। क्लियर है भाई? तो ये नॉइज पोल्यूशन हो गया। क्लियर है? अब इस पे प्रश्न जो बनते हैं प्यारे बच्चों को, इस प्रकार का प्रश्न बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि, जैसे मैं आपको लिख करके बताता हूं तो आपको जरा समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज नॉट caused by noise pollution। अब इसका ऑप्शन दे देगा आपका, पहला है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस हो गया। दूसरा है कार्डियोवास्कुलर। तीसरा जो है हाई बीपी। और चौथा जो है इंसोम्निया। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस। हाँ, ब्रोंकाइटिस होगा। क्यों ब्रोंकाइटिस होगा प्यारे बच्चों? क्योंकि जो ब्रोंकाइटिस होता है यह आपका एयर पोल्यूशन के कारण होता है। बाकी सारे जो रोग है, इंसोम्निया मतलब होता है अनिद्रा, हाई बीपी, कार्डियोवास्कुलर। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। चलिए, तो इसी तरह के प्रश्न आपके आते हैं। आगे जो हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम न्यूक्लियर पोल्यूशन की बात करते हैं। तो हालांकि पहले के समय में न्यूक्लियर पोल्यूशन होता नहीं था, लेकिन अभी जो है, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जी पे हम लोग बहुत रिसर्च विसर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन है ना, उसके कारण जो है कई सारे दिक्कतें आती हैं। तो कह रहा है न्यूक्लियर पोल्यूशन में क्या है कि एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट दैट कॉज टू इन्वायरमेंट ड्यू टू द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और रेडिएशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोल्यूशन। मतलब क्या, एक लाइन में ये कह रहा है कि कोई भी अनडिजायरेबल इफेक्ट, किसी भी प्रकार का कोई भी अनडिजायरेबल इफेक्ट कॉज टू द एनवायरमेंट ड्यू टू, मतलब जो वातावरण को होता है रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस के कारण या रेडिएशन के कारण, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पॉल्यूशन। क्लियर है भाई? मेजर सोर्स इज द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो न्यूक्लियर पॉल्यूशन का सबसे जो मेजर सोर्स है वो कौन सा है भाई? ये है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। If traces of the radioactive substances are present in the water that is released from the plant, it will cause nuclear pollution। इससे क्या होता है कि जो भी आपके अवशिष्ट पदार्थ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के, वो अगर वाटर के अंदर रिलीज कर दिया जाए फ्रॉम द प्लांट, इट विल कॉज न्यूक्लियर इमिशन ऑफ रेडिएशन कैन ऑल्सो कॉज दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन। तो अगर रेडिएशन निकल रहा है तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं न्यूक्लियर पोल्यूशन होते हैं। इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो जहां पे न्यूक्लियर पोल्यूशन है, अगर वहां पर जितने भी लाइफ है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे वो कोई इंसान हो, सबको प्रभावित करता है। फ्रॉम द प्लैंक्टन्स टू द ह्यूमन बीइंग। मतलब प्लैंक्टन्स पता है ना क्या होता है? जो जल के अंदर पाए जाने वाली जो चीजें होती हैं, पौधे होते हैं, उसको प्लैंक्टन बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग, नथिंग इज स्पेयर्ड। टू बी मोर स्पेसिफिक, द रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन दैट लीड टू कैंसर। जो रेडिएशन होता है ना, इससे कैंसर हो जाता है।
समझ गए भाई? And the dose of radiation or the level of pollution determines the lethality and how deadly it is. तो कितना लेवल का जो है आपका रेडिएशन है, किस तरह का पॉल्यूशन है, इस पे डिपेंड करेगा कि कितना डेडली आपको कैंसर होगा या नहीं होगा. However, nuclear pollution is extremely hazardous in nature. It occurs as a result of nuclear explosion that are performed while conducting nuclear test. जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, ये न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है. ठीक है ना? और यही जो है आपको होता है नेचर. These nuclear tests are carried out to invent better nuclear weapons. The explosion cause release 15 से 20% radioactive material into the stratosphere. तो जब कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो 15 से 20% जो है आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है स्ट्रेटोस्फेयर में फैल जाता है. ठीक है ना? यही आपका न्यूक्लियर पोल्यूशन का मेन कारण है. क्लियर है? सभी को क्लियर है बात? यस सर. ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो अब हम बात करते हैं आगे की बात. तो यहाँ पे कहा गया है न्यूक्लियर फ्यूल. न्यूक्लियर फ्यूल इज अ मटेरियल यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस हीट एंड पावर इन टरबाइन. तो क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है ना, कि ये आपके न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं जिनका यूज किया जाता है आपके कहाँ पे, पावर स्टेशन में जो है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे टरबाइन को मूव किया जा सके. हीट इज क्रिएटेड व्हेन द न्यूक्लियर फ्यूल अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन. जब फिजन होता है, जब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, जब एक बड़ा सा एटम टूट करके छोटे छोटे एटम में बनता है, जब यूरेनियम जो है टूट करके थोरियम और प्लूटोनियम में बनता टूटता है, तो इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन. तो इससे क्या निकलती है, हीट निकलती है. और उस हीट का यूज किया जाता है किसके लिए भाई? टरबाइन को मूव करने के लिए. मोस्ट न्यूक्लियर फ्यूल्स कंटेन हैवी fissile actinide elements that are capable of undergoing sustaining nuclear fission. These three most relevant fissile isotopes are uranium-233, uranium-35, uranium-239. When the unstable nuclei of these atoms are hit by a slow-moving neutron, they split into two daughter nuclei, two or three more neutrons, and these neutrons they go to split more nuclei. This creates a self-sustaining chain reaction that controlled in the nuclear reactor and uncontrolled in the nuclear bomb. तो देखिए, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, क्या होता है कि जब यूरेनियम जो है 239 टूटता है आपका थोरियम प्लस प्लूटोनियम में, तो यहाँ पर तीन न्यूट्रॉन भी निकलते हैं. ये तीन न्यूट्रॉन जो है अलग अलग जाता है और अलग अलग यूरेनियम में फिर टकराता है और फिर यहाँ से निकलता है. ठीक है ना? इस तरीके से निकलते रहता है और एक चैन बनाता है. जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा तो ये चैन ओपन रहती है, लेकिन जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनता तो क्या करते हैं, ये यहाँ पे कैडमियम का छड़ लगा देते हैं जो इस तीनों न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्शन यूज होता है वो कंट्रोल्ड होता है, और जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन यूज होता है वो कहाँ पे होता है भाई? न्यूक्लियर बम में. क्लियर है भाई? समझ में आ गया? जी सर. हाँ. This process involved in mining, refining, purifying, using and disposing of nuclear fuel are collectively known as the nuclear fuel cycle. तो क्या होता है कि सबसे पहले जो है खुदाई करिए और खुदाई करके निकालिए न्यूक्लियर मेटेरियल, फिर उसको रिफाइन करिए, रिफाइन करने के बाद प्यूरिफाई करिए, उसको यूज करिए और फिर यूज करके डिस्पोज कर दीजिए. न्यूक्लियर फ्यूल आर कलेक्टिवली नोन एज द न्यूक्लियर फ्यूल. न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल क्या है भाई? माइनिंग से लेकर के उसको यूज करने के बाद जो डिस्पोज करने की प्रक्रिया होती है, यहाँ तक का पूरा का पूरा जो प्रक्रिया होता है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल. Not all types of nuclear fuels create power from nuclear fission. Plutonium-238 and some other elements are used to produce small amount of nuclear power by radioactive decay in the radioisotope thermoelectric generators and the other types of atomic materials. तो क्या होता है ना कि सारे के सारे जो चीजें उसको हम यूज नहीं कर सकते, खाली प्लूटोनियम 238, यूरेनियम 238 को जो है इन सबको ही हम यूज कर पाते.
अब देखिए यहाँ पे फिजन एंड फ्यूजन को समझ लीजिए। क्या होता है कि एक यहाँ पे न्यूट्रॉन आया, ये यूरेनियम 239 को तोड़ता है, 236, यहाँ पे क्रिप्टॉन हो गया, यहाँ पे बेरियम हो गया और 3 न्यूट्रॉन निकलता है। इसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे छोटे आपके न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ से ड्यूटेरियम मिला और यहाँ से ट्राइटियम मिला, तो बन जाता है आपका हीलियम प्लस एक ड्यूटेरियम। ठीक है भाई, तो ये हो गया फ्यूजन। मतलब जब दो छोटे छोटे मिलकर के एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण किए तो हो गया फ्यूजन। और जब एक बड़ा जो है टूट करके दो छोटे का निर्माण किया तो वो क्या हो गया आपका फिशन। क्लियर है भाई? तो यही होता है फ्यूजन और फिशन का प्रोसेस। यहाँ पे मैंने बता भी दिया आपको पूरा का पूरा चीजें। पढ़ना होगा तो अगर पढ़, न्यूक्लियर फिशन टेक्स प्लेस व्हेन द लार्ज समवhat अनस्टेबल आइसोटोप्स एटम, हाँ, same number of proton but the different number of neutrons is bombarded by a high speed particle, usually neutrons. The neutrons are accelerated, then slammed into the unstable isotopes, causing it to the fusion or break into smaller particles. During the process, a neuron is accelerated and strike the target nucleus, which is majority of nuclear power reactors today, uranium 235. This split the target nucleus and break it down into two smaller isotopes, three high-speed neutrons, and a large number of energy. Resulting energy is then used to heat water in the nuclear reactor, ultimately produce electricity. The high-speed neutrons that are ejected become projectile that initiate the fission reaction and a chain reaction. तो उसी बात को कहानी में यहाँ पे मैंने कहा है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे फिजन और फ्यूजन क्या होता है भाई। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलिए डन। तो ये हो गया आपका। आगे हम बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की। तो सॉइल पोल्यूशन क्या है भाई? डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। ठीक है भाई, टॉक्सिक केमिकल इन द सॉइल इन द हाई enough concentration to pose a risk to human health and ecosystem। तो कहते हैं कि मिट्टी के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स मौजूद है, ठीक है ना, इतना हाई इनफ कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है जो कि ह्यूमन हेल्थ को और इकोसिस्टम दोनों को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है भाई? बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं आपस में मिल करके एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का निर्माण करते हैं, उसको इकोसिस्टम। In the case of contaminants which occur naturally in soil, even when their levels are not high enough to pose a risk, soil pollution is still said to occur if the level of the contaminants in the soil exceed the level of the should naturally be present। देखिए, तो क्या है कि अगर जो है वो हार्म नहीं भी पहुंचा रहा है इंसान को, लेकिन जो नेचुरली उसका कंटेंट है, अगर उससे ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रही है तो वह भी जो है आपका किस में आएगा? सॉइल पोल्यूशन में ही आएगा। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल। Crops or plant grown on such a contaminated soil absorb toxic material from the soil and will decrease the agriculture output। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जो आपका अगर जहरीले जो आपकी मिट्टी है उसमें अगर कोई सामान उत्पन्न भी हो रहा है, प्रोड्यूस भी हो रहा है, तो वो क्या करता है? वो जो है एब्जॉर्ब कर लेता है चीजों। ठीक है ना, जो आपके मटेरियल्स हैं उसको, टॉक्सिक मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इससे क्या होती है कि आपका जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है वह भी खराब होता है, और साथ साथ जो जहर है वो खाने के साथ साथ आपके शरीर में जाता है और रोग क्रिएट करता है। ठीक है ना भाई? तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो इंसान है उसके अम्बिलिकल कॉर्ड में भी जो है माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। तो इस तरह की स्थिति होगी, प्लास्टिक जो है हमारे शरीर के अंदर चला। अब सॉइल पोल्यूशन के कॉज क्या क्या है? तो एक तो होता है कि प्राकृतिक कॉज होता है और एक मैन मेड कॉज होता है। देखिए प्यारे बच्चों, 2 मिनट में जो है हमारा ये एंड हो जाएगा।
हम सेम लिंक पर फिर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि ये फ्री वाला जूम है तो 40 मिनट ही चलेगा। डन। आगे हम बात करते हैं मैन मेड पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटी होती है इसमें आपका सॉइल पोल्यूशन originates in several type of processes, some deliberate मतलब जानबूझ के इंडस्ट्रियल एंड सम एक्सीडेंट। तो कुछ तो एक्सीडेंटल चला जाता है और कुछ डेलिबरेटली होता है। जो इंडस्ट्री के द्वारा जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी आ रहा है वो डेलिबरेट है, और जो है क्या है, सम एक्सीडेंटल है। Human caused soil pollution can work in conjunction with the natural process to increase the toxic contamination level in the soil. तो जो ह्यूमन वाला कारण है भाई, वो क्या करता है, वो वातावरण के कारण जो कारण होता है उससे साथ मिल करके और ज्यादा माहौल को खराब कर देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी हो गई हैं। फिर हम बात करते हैं तो क्या क्या है भाई कारण भाई, तो बोलते हैं एक्सीडेंट, स्पिल्स एंड लीक्स ड्यूरिंग द स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और यूज ऑफ केमिकल। होता क्या है ना कि कोई हम केमिकल को अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो कुछ कुछ इशू आता है। कई बार क्या होता है कि वो जो केमिकल होता है वो लीक कर जाता है। कई बार क्या होता है कि वो जो है ऐसे ही जो है गैस स्टेशन से वो बह जाता है, स्पिल कर जाता है, ठीक है ना? तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है।